सौतेली माँ। यह कहानी सीलमपुर गांव में रहने वाली छोटी सी लड़की मीरा की है। मीरा की माँ का नाम झुमकी और पिता का नाम बसंत था। मीरा बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। एक दिन झुमकी ने कहा, अपनों के लिए सबसे अच्छा उपहार। झुमकी, सुनिए जी, जरा मीरा को उठा दीजिए, कब से सो रही है वो। देखिए ना, सूरज आसमान में आ चुका है। बसंत, सोने तो उसे, छुट्टी के दिन उसे जितना सोना है सोने दिया करो। झुमकी, आप और आपकी बेटी। मीरा, क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों कर रही हो सुबह सुबह। झुमकी, वाह, देखो जरा आसमान को, इतनी देर तक भला कौन सोता है। मीरा, पापा देखो ना, माँ को मैंने कुछ भी नहीं किया और माँ है कि मुझे डांट रही है। झुमकी, अरे भाग्यवान बिटिया, मायके में आराम नहीं करेगी तो क्या ससुराल में करेगी। झुमकी, दिन भर या तो पढ़ाई करो या खेलो, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरी मदद कर दिया करो। जिस दिन मर जाऊंगी तब पता चलेगा तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक काम करना कैसा लगता है। तुम दोनों छुट्टी के दिन जिस तरह आराम करते हो, कभी मुझे भी छुट्टी दे दिया करो। लेकिन नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। मीरा, गुस्सा क्यों होती हो, चलो आज आपका सारा काम हम करेंगे, आप बस आराम करो। बसंत, ठीक है, चलो काम पर लग जाओ, मैं दिन का खाना बना देता हूँ। मीरा, पिताजी, मैं बर्तन धो देती हूँ। इसके बाद मीरा और उसके पिता ने मिलकर सारा काम किया और खाना खाने के लिए बैठ गए। बसंत, और भाग्यवान कैसा लग रहा है, खुश तो हो ना तुम। गुस्सा ना किया करो। झुमकी, बिना गुस्से के अगर ये सब कर दोगे तो गुस्से की नौबत ही नहीं आएगी। मीरा, माँ, आपसे आपकी छुट्टी के दिन मैं मदद कर दिया करूँगी, ठीक है। झुमकी, चलो अब खाना खा लो, सब ठीक है। अच्छा सुनो मीरा, तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। मीरा, हाँ, वो तो मैंने कल ही कर लिया था। झुमकी, सही किया, रात को क्या बनाऊं। मीरा, माँ, बड़े दिनों से मछली नहीं खाई, आज मछली बना दो ना। झुमकी, ठीक है, बाजार जाकर शाम को मछली ले आना, ताजी वाली। बसंत, ठीक है। इसके बाद शाम को बसंत मछली बाजार गया और 2 ताजी बड़ी मछली लेकर आया। रास्ते में चलते चलते उसे अपने दोस्त किशोर मिला। बसंत, अरे किशोर, कैसे हो भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। किशोर, हाँ भाई, थोड़ा शहर गया था माँ की दवाई लेने। बसंत, क्या हुआ, काकी ठीक तो है ना। किशोर, हाँ, थोड़ा ठीक है, बस बीपी बढ़ गया है। बसंत, माँ का ध्यान रखो, माँ को कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताना। किशोर, तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बसंत, ठीक है। इसके बाद बसंत अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी को मछली दे दी। झुमकी ने भी बड़े अच्छे तरीके से मछली को पकाया और सबको खाने के लिए बुलाया। झुमकी, गर्मा गर्म खाना तैयार है, आ जाओ। बसंत आया, भाग्यवान। मीरा, खाना कहाँ है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। झुमकी, तुमने हाथ धोए। मीरा, अभी धोकर आई माँ। झुमकी, ये लड़की इतनी समझदार है, फिर भी इसे हमेशा बताना पड़ता है कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। बसंत, जाने दो ना, अभी छोटी है। झुमकी, आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रखा है इसे। मीरा, लाओ खाना दो, बहुत भूख लगी है। झुमकी, ठीक है, ये लो, तुम्हारी बहुत मन था ना, तुम्हें जैसी पसंद है मैंने वैसे ही बनाई है। बसंत, अरे वाह भाग्यवान, कभी डांटने लगती हो फिर तुरंत प्यार भी करने लगती हो। अब झुमकी, आप नहीं समझेंगे, माँ की डांट में भी प्यार होता है। चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ साथ समझदार भी बने। अब हमेशा तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती ना, एक दिन उसे सब कुछ खुद ही करना होगा। बस अभी से तैयार कर रही हूँ उसे। चलो अब खाना खा लेते हैं। इसके बाद सबने खाना खाया और सो गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तो उस बसंत ने देखा कि झुमकी अभी तक सोई है। अपनों के बसंत, झुमकी, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। झुमकी, झुमकी, बसंत ने वैद्य को बुलाया। वैद्य बेटा, झुमकी अब नहीं रही, तुम इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। शरीर को इस तरह रखने से वह सड़ने लग जाएगा। औरत, हमारी झुमकी को क्या हुआ, हे भगवान, इस उम्र में ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था। उस उसकी इतनी छोटी सी बेटी का क्या होगा। अब ये बिन माँ की बेटी कैसे रहेगी।
इसके बाद सब लोग झुमकी को लेकर गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बसंत, बेटा कुछ खा ले, कब तक इस तरह बैठी रहेगी? मीरा, माँ को क्या हुआ था पिताजी? कल तो माँ इतनी खुश थी, उन्होंने मेरे लिए मछली भी बनाई। भला रात ही रात में उन्हें क्या हो गया पिताजी? बसंत, मुझे नहीं पता बेटी, तेरी माँ के जाने से मैं भी दुखी हूँ, पर मैं भी नहीं जानता कि अब मैं क्या करूँ। बसंत, ये खा ले। बसंत, आप भी खाना खा लो पापा। रात को दोनों ने रोते हुए खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह बसंत ने खाना बनाया और आज मीरा भी जल्दी उठ गई थी, लेकिन मानो दोनों की जीने की आस कहीं न कहीं खत्म हो गई थी। लाजो, पड़ोसन, प्रणाम भैया, लीजिए मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप और मीरा खा लीजिए। बसंत, धन्यवाद बहन। लाजो, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भैया? मैं जानती हूँ इस समय ये बात आपको ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मीरा का जरूर सोचिएगा भैया, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आप भला कब तक मीरा का ध्यान रखेंगे? धीरे धीरे मीरा जवान होगी, उसे माँ की जरूरत पड़ेगी। बसंत, झुमकी के जाने के बाद दूसरी पत्नी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है, मुझसे ये नहीं होगा। लाजो, आप मीरा का सोचिए, वो अभी छोटी है, एक माँ का होना बहुत जरूरी है। अब बाकी आपकी इच्छा। वहाँ उसने अपनी मासूम बेटी मीरा को देखा। बसंत, मीरा तुम कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाओ। मीरा, नहीं पापा, मेरे मन नहीं है। इसी तरह कई दिन बीतने लगे। बसंत से अपनी बेटी का यह हाल नहीं देखा जा रहा था। उसने फैसला किया कि वह दूसरी शादी करेगा और मीरा को एक नई जिंदगी देगा। अगले दिन, बसंत, तुम ठीक कह रही थी, जब से झुमकी गई है मीरा उदास बैठी रहती है। मैं इस तरह उसे मायूस नहीं देख सकता। अगर मेरी शादी करने से मीरा को एक माँ मिल जाएगी तो शायद इससे उसके जीवन से उदासी चली जाएगी। लाजो, हाँ भैया, मुझे भी मीरा की परवाह है, वो अभी छोटी है, आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ, जैसे ही कोई आपके परिवार के लायक मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगी। 3 दिन बाद, लाजो भैया, मैंने आपके लिए एक रिश्ता ढूंढा है, आप एक बार उसे देखने चले जाइए, क्या पता कुछ बात बन जाए। इसके बाद बसंत नीलम नाम की एक स्त्री को देखने के लिए चला गया। घर परिवार वालों की सहमति से वो नीलम से विवाह कर लेता है। विवाह के कुछ समय तक नीलम मीरा के साथ अच्छे से व्यवहार करती है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे वह मीरा को परेशान करने लगी और बसंत के जाने के बाद उससे घर का सारा काम कराने लगी। अब मीरा जवान हो चुकी थी। नीलम, ओ मीरा, जा खाना लेकर आ, तू कहीं की महारानी है जो जब देखो कमरे में पड़ी रहती है। ओ महारानी कहाँ मर गई, खाना लेकर आ जल्दी। इससे काम की उम्मीद करना ही बेकार है, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और ये बोझ कम होगा। भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। नीलम छोटी माँ में पढ़ाई कर रही थी। नीलम, क्या करेगी इतना पढ़कर, करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है। जा खाना लेकर आ और हाँ, इसके बाद कपड़े धो देना और बर्तन भी, समझी ना? मीरा, ठीक है छोटी माँ। इसके बाद मीरा ने घर का सारा काम किया और शाम को जैसे ही बसंत घर पर आने वाला होता है वैसे ही नीलम मीरा के हाथ से झाड़ू लेकर खुद मारने लगती है। नीलम, मीरा तुम जाओ आराम करो, मैं हूं ना, तुम केवल पढ़ाई करो, ये कोई उम्र है तुम्हारे काम करने की, मैं हूं ना इन सब के लिए। बसंत, और क्या चल रहा है माँ और बेटी के बीच में? नीलम, नहीं कुछ नहीं जी, बस मीरा काम कर रही थी, मैंने कहा कि ये कोई उम्र है भला, ये उम्र तो पढ़ने लिखने की है। नीलम, हाँ मीरा, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मीरा चली गई। बसंत, नीलम तुम्हारा मीरा के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं खामखा ही डर रहा था। चलो अब मेरे लिए खाना लगा दो। नीलम, लो जी अभी लाई। इसके बाद बसंत ने खाना खाया और लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। बसंत के पास एक आदमी भागता हुआ आया। आदमी, अरे बसंत घर जा भाई, अरे मीरा बाजार में बेहोश हो गई है, लोग उसे घर ले गए, जल्दी घर जाओ। बसंत, मेरी बेटी ठीक तो है ना? आदमी, मुझे नहीं पता भैया, बस किसी ने कहा कि तुम तक ये खबर पहुंचा दूं। इसके बाद बसंत भाग के अपने घर पर पहुंचा। बसंत, क्या हुआ मीरा को? डॉक्टर, इन्हें आराम की जरूरत है।
बसंत, सब कुछ तो बढ़िया है, फिर मीरा इतनी कमजोर कैसे हो गई? नीलम, सारी मेरी ही गलती है, मैं भी काम की वजह से कुछ दिनों से उस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। बसंत, नीलम सुनो, तुम थोड़ा मीरा का ध्यान रखो, मैं इसके लिए दवाई लेकर आता हूँ। नीलम, ठीक है जी, आप जाइए। ये लड़की उठ, मैं जानती हूँ तू ये सब काम ना करने के लिए कर रही है, उठती है या मारूं तुझे? मीरा, छोटी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। बसंत के आने की आवाज़ सुन नीलम बात पलट देती है। नीलम, अरे मैंने बोला ना तू बैठ जा। बसंत, अरे मीरा तू बैठ जा, तेरी तबीयत वैसे ही खराब है, ये ले, ये जूस पी ले, थोड़ा बेहतर महसूस करेगी। चुपचाप पियो इसे और लेट जाओ, आज तुम कुछ काम नहीं करोगी, समझी? नीलम, आप बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए। बसंत, ठीक है, ले आओ। इसके बाद बसंत मीरा का बहुत ध्यान रखने लगता है। कुछ दिनों में मीरा ठीक हो जाती है। एक दिन के उसके घर में रोहित नाम का एक लड़का आता है। रोहित, प्रणाम चाचा। बसंत, प्रणाम रोहित बेटा। रोहित, चाचा जी वो मीरा कैसी है अब? बसंत, थोड़ा बहुत ठीक है, डॉक्टर ने 1 माह तक घर में रहने को बोला है, कह रहे थे खून की कमी हो गई है। रोहित, चाचा जी आपसे एक बात करनी थी। बसंत, क्या बात है बेटा? रोहित, चाचा जी मुझे मीरा पसंद है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अपने घर वालों को रिश्ते की बात करने के लिए बोलना चाहता हूँ। बसंत, अब मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ बेटा, वो एक अच्छे इंसान है, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे सामने अपनी बात लेकर आए। रोहित, चाचा जी आप एक बार मीरा से भी पूछ लीजिए कि वह यह शादी करना चाहती है या नहीं, क्योंकि मैं उस पर जबरदस्ती यह रिश्ता नहीं थोपना चाहता। इसके बाद रोहित वहाँ से चला गया। रात को बसंत ने मीरा से रोहित के बारे में बात की। बसंत, बेटा तुम्हें रोहित कैसा लगता है? मीरा, क्यों पिताजी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बसंत, आज रोहित घर आया था रिश्ते की बात लेकर। देखो बेटा, मुझे रोहित पसंद आया, लेकिन अगर तुम्हें रोहित पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती, यह फैसला सिर्फ तेरा ही होगा कि तुम्हें किससे शादी करनी है। मीरा, पिताजी रोहित एक अच्छा लड़का है, अगर आपका मन है कि मैं उससे शादी करूं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूं। बसंत, बेटी तू एक आदर्श बेटी है, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे देखकर बहुत खुश होती। मीरा, पिताजी माँ की बहुत याद आती है, काश वो कभी हमें छोड़कर जाती ही नहीं। नीलम, ऐसी बात क्यों कर रही है, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? अभी तो सो जा। अगले दिन रोहित के परिवार वाले रिश्ता लेकर बसंत के घर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही रोहित की माँ बसंत को देखती है, उसके चेहरे के थोड़े एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और फिर अपने पति के कान में कुछ कहती है। रोहित के पिता, प्रणाम बसंत। प्रणाम। रोहित के पिता, अचानक मुझे थोड़ा काम याद आ गया, जल्दी जाना होगा वरना नुकसान हो जाएगा कारोबार में। हम किसी और दिन आते हैं, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। रोहित की माँ, चलो बेटा हम आते हैं किसी और दिन। रोहित, मगर पापा? रोहित के पिता, बेटा समझो काम जरूरी है, वरना मैं ऐसे थोड़ी ना जाने को कहता। इसके बाद वे सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रोहित मीरा के घर पर आता है। रोहित, प्रणाम चाचा जी। बसंत, प्रणाम बेटा। रोहित, चाचा जी मुझे माफ़ कर दीजिए उस दिन यूँ जाने के लिए, असल में बात ऐसी कि मेरी माँ ये रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके मेरी ज़िंदगी में आते ही मेरे साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए माँ ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको यह दुख सहना पड़ा। इसके बाद रोहित वहाँ से चला गया। यह सब मीरा ने सुन लिया। शाम के वक्त वह नदी किनारे चली गई। नदी को देखते देखते वह नदी के अंदर जाने लगी और जब तक पानी उसके सर के ऊपर नहीं गया तब तक वह चलती रही। थोड़ी देर बाद पानी से एक आत्मा उसे सुरक्षित पानी से बाहर निकाल देती है और एक जगह पर लिटा देती है। थोड़ी देर बाद मीरा की आंखें खुलती हैं। मीरा की माँ, झुमकी की आत्मा, उठो मीरा। मीरा, माँ तुम यहाँ? माँ कहाँ चली गई थी आप? आपको कभी मेरी याद नहीं आई? क्यों छोड़ गई आप हमें?
पता है मैं और पिताजी आपको कितना याद करते हैं। छोटी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, जब देखो मौका ढूंढती है ताकि मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सके। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। झुमकी, मीरा आज से तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। अगले दिन जब वह घर का काम कर रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ नीलम ने कहा, नीलम, सारा दिन एक ही काम में करने में लगाएगी या बाकी काम भी करेगी? चल इधर आ। झुमकी, मेरी बेटी से काम कराएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद नीलम रसोई घर में जाती है। तभी सारे बर्तन हवा में उड़ने लगते हैं और इधर उधर गिरने लगते हैं। वह डर के मारे पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वह अचानक किसी से टकरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर मीरा खड़ी होती है। नीलम, ऐसे क्या खड़ी है? पागल सी ने डरा दिया मुझे। यह सब पक्का तूने ही किया होगा। रुक जा, तुझे बताती हूँ। अभी वह सामने रखा एक डंडा उठाती है और जैसे ही मारने वाली होती है, तभी मीरा वह डंडा पकड़ लेती है और उल्टा उसे ही मारने लगी। नीलम, अरे मार डाला, ना जाने कौन सा भूत चढ़ा है मीरा पर। इसको तो मैं बताऊंगी, रुक तू। कुछ दिनों बाद मीरा जब थक हार कर जंगल से वापस घर आती है, तभी उसकी सौतेली माँ नीलम उसे देख लेती है और रसोई घर में बचा सारा खाना छुपाकर उसके लिए कुत्तों को दिया हुआ खाना वहाँ से उठाकर रसोई घर में रख देती है और छुप जाती है। इसके बाद मीरा खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है, उसे गुस्सा आने लगता है और वह अपना हाथ उठाती है। नीलम हवा में उड़ते हुए, झुमकी, मीरा, तू ऐसे नहीं सुधरेगी ना? कुत्ते का खाना खिलाना चाहती है ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वह उसे ठूस ठूस कर सारा खाना खिला देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नीलम, मैं समझ गई हूँ, इसके शरीर में कोई भूत घुस गया है। इसके बाद मीरा की सौतेली माँ नीलम तांत्रिक को बुलाकर लाती है। तांत्रिक, अधूरा धंधुरा भूतों का राजा, ये तांत्रिक भदूरा। कहाँ है वह भूतनी? उसकी चोटी पकड़ के उसे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। सामने आ चुड़ैल, क्या हुआ, डर गई? जल्दी मेरे सामने आ जा। मीरा, झुमकी की आत्मा, मेरी चोटी पकड़ेगा, फेंकेगा ना तू? पूरी जिंदगी भर आज के दिन को कोसेगा। नीलम, अधूरा धधूरा, आज तो मारा गया ये तांत्रिक भदूरा, आज तो मारा गया रे, भागो भागो। मीरा तांत्रिक को पकड़ पकड़ के मारती है। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है और नीलम वहाँ पर अकेली रह जाती है। जैसे ही नीलम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और मीरा के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ निकलती है और नीलम को बहुत मारती है। नीलम, तुम कौन हो? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हारे साथ करके बताऊं जो तूने मेरी मासूम बेटी के साथ किया है, बोल। नीलम, मुझे माफ़ कर दो। झुमकी, माफ़ कर दूं? तुझे क्या लगता है वो सब मैं भूल जाऊंगी? तू भी वो दर्द सहेगी जो मेरी बेटी ने सहा है, समझी? नीलम, मुझे माफ़ कर दो। झुमकी, माफ़ कर दूं? तुझे भी तो पता चले कि कैसा लगता है दर्द होने पर। उसी समय मीरा को होश आ जाता है। मीरा, रुक जाओ माँ, छोड़ दो इन्हें। हम किसी को सजा तो दे सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। जिन्हें बदलना होता है वो बदल जाते हैं। मारपीट कभी किसी को नहीं बदलती माँ। झुमकी, बोल, फिर से करेगी? नहीं, मैं सच में नहीं करूँगी। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मीरा, माँ, यह लड़ाई झगड़ा और नहीं देखना चाहती। लोगों को लगता है कि मेरी वजह से आप चली गई। एक लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसके परिवार वालों को लगता है कि मेरे उनके परिवार में आने से उनके परिवार वालों को खतरा होगा। छोटी माँ को लगता है कि मेरी वजह से वह कभी माँ नहीं बनी। जब उसके दुखों की वजह मैं हूँ तो उन्हें सजा देकर क्या फ़ायदा? झुमकी, नहीं बेटा, ऐसी बात मत सोच। इस दुनिया में जिसके साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। भले ही उस वक्त वो कारण हमें समझ ना आए, लेकिन एक दिन ज़रूर समझ आ जाता है। मीरा, क्या एक दिन मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा? झुमकी, हाँ बेटा, सब तेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। नीलम, मुझे माफ़ कर दो मीरा। तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे कि तुम्हारे हिस्से का प्यार
किसी और को मिले, इसलिए उन्होंने कभी दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। माँ न बनने की वजह से मेरी तकलीफ तुम्हारे लिए नफरत में बदल गई। मुझे हमेशा मेरा दर्द तो दिखा, लेकिन तेरा दर्द नहीं देख पाई। एक मौका दे मुझे मीरा। मैं हमेशा से जानती थी कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, इसलिए कभी पिताजी को इन सब के बारे में नहीं बताया। नीलम, तुमसे जितनी माफ़ी मांग लूँ उतनी कम है। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ बेटा। आज से तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस घर में और रहकर तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। इसके बाद मीरा की माँ मीरा को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अब मीरा और उसकी सौतेली माँ नीलम खुशी खुशी दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।